एशिया की नंबर 2 टीम कौन? कौन? यार इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ पाकिस्तानियों। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानियों जिनको समझाया जा रहा है आजकल यूट्यूबर्स के थ्रू, अरे भाई माफ कर दो यार, बाहर आ जाओ इस सोच से। ये नंबर 2 बन गई, ये नंबर 1 बन गई, वो नंबर 3 बन गया। भाई कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है इन T20 फॉर्मेट। आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले मैच में यूएई भी सरप्राइज कर दे। यूएई वो टीम है जिसने 2023 में न्यूजीलैंड को हराया था T20 अपने होम ग्राउंड में। जाके चेक कर लीजिएगा अपने रिकॉर्ड, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात ये नहीं कि नंबर 2 वो नंबर 2 टीम बन गई या वो नंबर 1 टीम बन गई, नंबर 3, इस पर ना जाएं। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें बस। ये जो बातें कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है। शिकस्ता हाल इंसान जो होता है ना, वो फिर जहनी तौर पे वो शिकस्त खा चुका होता है, वो इस तरह की बातें करता है। देखो मैंने कहा था ना, नंबर 2 टीम है एशिया की अफगानिस्तान। अब कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी होते हैं, इरफान पठान टाइप, यहां से फारिग, ये तो अफगानिस्तान का एरा है, पाकिस्तान ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, पहला मैच को जीत गए थे। ये हारे हुए माइंडसेट वाले लोग हैं, इनका माइंडसेट हारा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में खुद कुछ इतना खास नहीं किया, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा भी कोई खास कर जाए, ये नहीं चाहेंगे। तो इन बातों पर फोकस ना करें तो बेहतर है। मेरा मशवरा है पाकिस्तानी टीम को अपने खेल पर फोकस करें। पाकिस्तान टीम के साथ असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्लेइंग 11 की जो सिलेक्शन है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, देखें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारे पास जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको सेलेक्ट करना नहीं चाह रहा। अब देखें ना, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, ये चारों ओपनिंग बैट्समैन हैं। ये चारों ओपनिंग बैट्समैन हैं। आप 4 ओपनर्स लेकर गए हैं। मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है वो आपका हसन नवाज, हालांकि हसन नवाज भी ओपनिंग करता रहा है, वो बेचारा अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। वो अलग बात है कि उसने मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, परफॉर्म कर रहा है, तो चलो यार मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन मिल गया। अब याद आ रही है जी, देखा मैंने कहा था ना, बाबर रिजवान अगर नहीं होंगे तो ये हाल होगा। वी आर मिसिंग मॉब्जी द किंग एंड द डॉन ब्रैडमैन, नो डाउट दे आर एक्सेप्शनल प्लेयर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये वही बाबर रिजवान है जो ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ते थे। हालांकि दोनों मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान को हमेशा मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हुई है, वहीं पे इनका खेल नहीं संभलता था। इन बिटवीन 7 एंड 15 ओवर्स, इन ओवरों के दरमियान पाकिस्तान हमेशा फंसता है T20 फॉर्मेट में। जब भी पाकिस्तान हारा है, या बिलखुसूस 7 से लेके 13 ओवर्स तक, 5-6 ओवर का जो 6-7 ओवर्स का जो मार्जिन होता है, इसमें पाकिस्तान फंसता है बुरी तरह और विकेटें लूज कर देता है, जो फिर शिकस्त का बाइस बन जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार जाता है। यही हुआ कल के मैच में कि पाकिस्तान वॉज प्लेइंग बेटर। अगर मैं बात करूं चेजिंग की, चलो 170 तक रिस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान को। हालांकि जिस तरह से सिद्दीकुल अत्तल और इब्राहिम जारदान खेल रहे थे, जिन्होंने 110 रन की पार्टनरशिप बनाई, 16वें ओवर में तो सिद्दीकुल अत्तल आउट हुए, वो भी फहीम अशरफ ने आउट किया, नॉन रेगुलर बॉलर। राणा साहब कल बॉलिंग में छा गए, 4 विकेटें ले गए भाई कल। हम तो कह रहे थे यार राणा साहब को ड्रॉप करो, एक स्पिनर को इंक्लूड करो, रेगुलर स्पिनर। लेकिन हम जो है वो 2 ऑलराउंडर्स को हमने खिलाने का फैसला किया हुआ, और शुरू से किया हुआ है। हम मुसलसल 2 ऑलराउंडर्स खिलाए जा रहे हैं। अब आप अफगानिस्तान की एग्जाम्पल अगर आप ले लें, उनके पास
ब्लेसिंग ये है कि राशिद खान और मोहम्मद नबी हैं दोनों जेन्युइन बॉलर, रेगुलर स्पिनर है वो, लेकिन वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मोहम्मद नबी तो एक जनरल ऑलराउंडर है, वो एक प्लस पॉइंट है कि वो बॉलिंग भी कमाल करता है और बैटिंग भी करने पे आता है तो वो कमाल करता है। मोहम्मद नबी उनको वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है यार। तो देखा जाए तो अफगानिस्तान 4 रेगुलर स्पिनर्स के साथ गया है, नूर अहमद, एम गजनफर, राशिद खान और मोहम्मद नबी। ये दो तो खैर प्लस पॉइंट है। देखा जाए तो 4 स्पिनर्स थे जिन्होंने कल पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाया, पाकिस्तानी बैट्समैनों को अपने जाल में फंसाया, वो फंस गए। हमारे बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम ये कि स्पिन होती तो वो खुद भी स्पिन हो जाते, उनका दिमाग भी स्पिन हो जाता। स्पिन फास्ट बॉलर अगर इन स्विंग मार दे तो हमारे बैट्समैन भी बिल्कुल जो है वो अखड़े रह जाते हैं। पता नहीं स्विंग क्यों नहीं खेल पाते हमारे बैट्समैन। और बैटिंग कोच हमारे पता नहीं किस तरह की कोचिंग कर रहे हैं कि इनको स्विंग खेलना तो सिखाएं, कम से कम बॉल पड़ के अगर ब्रेक होकर अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसको नेगोशिएट किस तरह करना है। अभी क्या हर कोई टॉम डिक एंड हैरी आके आपको सिखाएगा स्क्रीन पर आकर। कम ऑन, गिव मी ए ब्रेक। पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी अकल इस्तेमाल कर लो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे साथ के फखर जमान जो है वो स्टार्ट तो अच्छा ले रहे हैं लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। कल प्रॉब्लम ये हुई, पाकिस्तान जो फंसा है वो इन बिटवीन 7th एंड 13th ओवर। यहाँ पे पाकिस्तान टीम के बैट्समैनों की बर्बादी हुई। 4 विकेटें गिरी इन 5 ओवर्स के स्पैन में, पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी और एक बाउंड्री नहीं लगी। 17वें ओवर तक एक बाउंड्री नहीं लगी। ऑलमोस्ट 55 गेंदें ऐसी गई जिसमें एक बाउंड्री नहीं लगी। 6ठे ओवर में 2 छक्के लगे थे खाली। 7वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक एक बाउंड्री नहीं लगी। 7वें ओवर में पाकिस्तान का मोमेंटम टूटा। राशिद खान आया 7वें ओवर में जिसमें उसने 5 रन दिए खाली, 5 सिंगल्स। और 8वें ओवर में जो विकेट गिरी, मोहम्मद नबी ने आउट किया फखर जमान को। जो फखर जमान की विकेट थी ना वो बड़ी क्रूशल थी। फखर जमान को वहां पे आउट होना नहीं चाहिए क्योंकि फखर ने फॉर्म पकड़ ली थी। हालांकि आज उसका पहले बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ था फर्स्ट स्लिप और कीपर के माबैन, फिर भी उसको चांस मिला, उसके बावजूद फखर आउट हुआ। और फिर अगले ही ओवर में राशिद खान के सलमान अली आगा रन आउट हो गए। वो जो उसका रन आउट था ना वो था असल टर्निंग पॉइंट, वो था बाबू टर्निंग पॉइंट। वहां से पाकिस्तान की जो टीम थी एकदम अंडर प्रेशर आई। फिर ऑब्वियसली मामला स्लो डाउन हुआ। फिर नूर अहमद ने हसन नवाज को आउट किया और यूं फिर आपकी जो है वो, और फिर मोहम्मद नबी ने भी आके अली विकेट। फ्रॉम 7 till 12 आपका कबाड़ा हुआ। फिर वहां से पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सका। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ फिर इतना स्लो खेले कि उनसे चौके नहीं लग रहे थे, बाउंड्रीज नहीं लग रही थी। किस बात के ऑलराउंडर से? देखिए यही तो बात होती है, अगर आप ऑलराउंडर हो तो फिर जब वक्त आया है, वक्त पड़ा है स्कोर करने का तो स्कोर तो करो भाई, रन तो बनाओ। दोनों को एक पार्टनरशिप लगानी चाहिए, एटलीस्ट 40 से 50 रन की पार्टनरशिप लगानी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा सकते क्योंकि स्पिनर्स का मुकाबला कर ही नहीं सके। आपकी बैटिंग स्पिन के आगे एक्सपोज हो गई। अब मसला क्या है, मोहम्मद हारिस बिल्कुल क्लूलेस है, उसको स्पिनर के आगे वो बिल्कुल नहीं खेल पाता, क्लूलेस हो जाता है वो। फखर जमान स्पिनर के आगे वीक है। साइम अयूब कल आते पहली बॉल पे आउट हो गया, वो बहुत बड़ा डिजास्टर था कि बाउंस, अनइवन बाउंस हुआ था, उसको चेस करने की क्या जरूरत थी, छोड़ देता भाई। नहीं जी, मैंने तो उसको भी चेस करना है। यहाँ से फारिग है। साहबजादा फरहान अच्छे खासे आपने स्टार्ट अच्छा दे दिया और राउंड द विकेट वो आ रहा है फजलुल हक फारूकी, और पता है कि वो आए इसलिए कि वो पढ़ के गेंद अंदर लाएगा। उस हिसाब से अपने आप को फिर एडजस्ट करो ना अपनी बॉडी को। उनसे इन स्विंग नहीं खेली आ रही, पढ़ के बॉल अंदर आ रही है, वो वहीं के वहीं विदाउट एनी फुटवर्क। तो फुटवर्क पता नहीं क्या, इनका फुटवर्क पता नहीं कहाँ चला जाता है, बिल्कुल ही जैम हो जाते हैं। जैसा लगता है इनके पैरों पर किसी ने टीनेट ठोक दी कि भाई जैम हो जाओ, हिलना नहीं, बस टांगे नहीं हिलानी। टांगे आई तो छोड़ूंगा नहीं, टांगे नहीं हिलानी। पता नहीं किससे मशवरा दिया है कि टांगे नहीं हिलानी, बस अबे टांगे तो हिलाओ भाई। फुटवर्क ही नहीं था तो पड़ के अंदर ही तो बोल्ड ही होगा ना भाई बैट्समैन, और क्या होगा। तो
आपके यहाँ के बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जेन्युइन है ही नहीं इस स्क्वाड में, सिवाय अभी हसन नवाज को हम चलो रख ले, हसन नवाज के अलावा, और सलमान अली आगा है, बिल्कुल है। उसके अलावा आपको मैं समझता हूँ कि फखर जमान की जगह या तो फखर को ओपन खिलाओ, क्योंकि वो पावर प्ले का प्लेयर है भाई। वो फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता है वो नहीं एडजस्ट कर पाता, क्योंकि 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम देख चुके हैं, उसमें भी फखर ने कहाँ स्कोर किया था, नहीं चला था फखर जमान। चौथे नंबर पर आके खेला था, लेकिन वो नहीं चल पाता, ना अगेंस्ट यूएसए चल पाया था, ना अगेंस्ट इंडिया चल पाया था। या तो ओपन करे, या तो फिर आप उसकी जगह किसी एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को रखे, जिसका अटैक भी मजबूत और डिफेंस भी मजबूत हो। हाँ, तो यहाँ फिर मैं कहता हूँ कि बाबर आजम की जगह बनती है, क्योंकि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो ही वो फिजिबल होगा पाकिस्तान टीम के लिए, अदरवाइज वो एज एन ओपनर वो फिजिबल नहीं होगा। इनके साथ ये दिमाग में कीड़ा ये था ना कि दोनों को ही कहा गया था भाई मिडिल ऑर्डर वीक है तो मिडिल ऑर्डर को जाके संभालो, नहीं जी हम तो ओपन करेंगे क्योंकि हमारा तो लेवल ही और है। ये बड़ा मसला है। अब बाबर की याद आ रही है, हाँ हमें भी याद आ रही है, रिजवान की याद आ रही है, लेकिन भाई जो तुम्हारा जो रोल है, जहां तुम्हारा रोल जेन्युइन बनता है वहां पे अपना रोल अदा करो। लेकिन नहीं भाई, हमें तो ओपनर ही आना है। तो ओपनर बेचारे जो जेन्युइन ओपनर है फिर वो कहाँ आएंगे, वो फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, उनसे वहां खेला नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फखर की जगह बाबर आ सकता है, बाबर आजम की टीम में जगह होती है। मैं वैसे बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा। रिजवान का यार मसला है कि रिजवान इज नॉट ए T20 प्लेयर, प्लीज ये मान ले। बाबर आजम की यहाँ जगह बनती है, बिल्कुल बनती है। बाबर आजम को मैं चाहता हूँ कि वो तीसरे या चौथे नंबर पर आकर खेले, तो तीसरे चौथे पर आकर अगर खेलेगा ना तो फिर वो उस तरह का प्लेयर है कि वो शुरू में भले स्लो खेले या थोड़ा सिंगल डबल ले, लेकिन फिर बाद में जब एक दफा वो सेट हो जाए तो फिर वो कैपिटलाइज करना जानता है, फिर उसको वो कॉम्पनसेट कर सकता है जो उससे पहले स्लो खेला था। ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। देखें क्या होता है। लेकिन मोहम्मद हारिस, चूंकि मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करूं तो वो भी एज अ बैटर बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली वो रन ही नहीं बना पा रहा, 1-2 0 से आगे नहीं बढ़ रहा है। कल मोहम्मद हारिस को चाहिए था कि भाई थोड़ा स्टैंड लेता, पार्टनरशिप बिल्डअप करता, फिर बाद में 1-2 ओवर के बाद थोड़ा कैपिटलाइज करता। अब शॉट भी मार रहा है मोहम्मद नबी को, हालांकि शॉर्ट पिच बॉल थी, छक्के वाली बॉल थी, उस पर भी आप नहीं छक्का मार पा रहे हो, हालांकि खराब तरीन बॉल दी थी इसने, उस पर भी आप आउट हो रहे हो। तो यार ये तो फिर ज्यादती है ना कि मुसलसल आप फेल हो रहे हैं, तो कौन कब तक आपका बोझ बर्दाश्त करेगा। जब बाबर आजम को नहीं कर सके बर्दाश्त, बाबर आजम जब स्कोर नहीं कर रहा था तो खल रहा था ना हम सबको, हमने कहा हटाओ भाई इसको, रिजवान स्कोर नहीं कर रहा हटाओ उसको। तो मोहम्मद हारिस और जो तमाम बैट्समैन को सोचना होगा। साहबजादा फरहान मुसलसल तीनों मैच में जो है वो फेल जा रहे हैं, स्टार्ट अच्छा देते हैं लेकिन फिर वो एकदम आउट हो जाते हैं। भाई यार यू आर एन ओपनिंग बैट्समैन, आपकी जिम्मेदारी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बॉलिंग पर अगर हम आ जाए तो कंपेयर कर ले उनके अपने स्पिनर्स को, के स्पिनर्स देखो यार, बॉल उनकी ब्रेक हो रही है, क्या नपी खुली बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ा के बॉल अंदर आ रही है बाहर जा रही है, किसी की लेग ब्रेक हो रही है, ऑफ ब्रेक भी हो रही है, हमारी ना लेग ब्रेक हो रही है ना ऑफ ब्रेक हो रही है। सुफियान वकीम 3 ओवर 33 रन से यार, कम ऑन। सुफियान वकीम को पता नहीं क्या हो गया, लास्ट 2 मैचेस में बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, पता नहीं अंडर प्रेशर लग रहा है मुझे। और मोहम्मद नवाज से भी कल नहीं हुई स्पिन, हमारे स्पिनर्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, रख रख के मारा है मिडिल ओवर्स में। हालांकि अफगानिस्तान का पावर प्ले बहुत ही फारिग था, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने लेकर 92 रन बनाए, ऑलमोस्ट 9.7 रन की औसत से। सिद्दीक उल अदल और इब्राहिम जरदान की जो बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया और फास्ट बॉलर्स को भी। हारिस रऊफ की भी उन्होंने लगाई वाट, सुफियान वकीम की भी उन्होंने वाट लगाई, दोनों महंगे तरीन साबित हुए। साइम अयूब ने कल अच्छी बॉलिंग की। तो हमें बेसिकली देखो ना, उनके पास 4 रेगुलर स्पिनर्स हैं भाई, नूर अहमद को भी लिया, एक गजफर को भी लिया। अब हमें भी चाहिए कि अबरार और सुफियान वकीम का एक कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा इन ट्रैक्स में। 2 ऑलराउंडर्स में से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो फहीम को ड्रॉप करे या फिर मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करे। नहीं चलो मोहम्मद नवाज स्पिनर है, लेकिन
फहीम नबी के अच्छी अच्छी दी परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ बेसिकली मसला ये आ रहा है कि अब मोहम्मद हारिस जो है वो हर्ट कर रहा है। विकेट कीपर तो है लेकिन उससे बैटिंग नहीं हो रही। अब जो आपके पास जो एडिशनल बैट्समैन है, बैटिंग में डेप्थ तो आ रही है लेकिन आप उसके बावजूद भी 170 का टारगेट चेस नहीं कर सके। 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं और इतनी बैटिंग में आपकी डेप्थ है, उसके बावजूद भी आप 170 का टारगेट अगर नहीं चेस कर सके तो फिर 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ आप क्यों जा रहे हैं? फिर आपको 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अब या तो फिर साहबजादा फरहान आके फिर कीपिंग की जिम्मेदारियां संभाले, फिर कोई ना कोई इस तरह का गेम तो करना पड़ेगा, क्योंकि साहबजादा फरहान को तो खराब नहीं कर सकते ड्रॉप, क्योंकि मोहम्मद हारिस तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करे। बैटिंग में तो बिल्कुल ही नील बटा नील हो चुका है। या तो वो ओपन करे, वो भी असल में मोहम्मद हारिस भी आपका पावर प्ले का प्लेयर है, फखर जमान भी आपका पावर प्ले का प्लेयर है, तो फिर पावर प्ले में ही दोनों चल सकते हैं। इसके अलावा उनका फिर चलना मुश्किल हुआ था आपके सामने। तो यहाँ पे टीम सिलेक्शन के हवाले से मैं थोड़ा कहूँगा कि किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अभी इन हालात में। तो या तो फिर आप मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करें और उसकी जगह अबरार को टीम में आप करें शामिल। एक रेगुलर बॉलर, 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाएं। एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर्स आपके पास होने चाहिए। एक रेगुलर स्पिनर से काम नहीं चलेगा इन कंडीशंस में। लगता है कि 2024 से आपने सबक सीखा ही नहीं है। 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। और ये कि फिर मोहम्मद हारिस अगर, हालांकि कीपर अच्छा है, कीपर बुरा नहीं है, फिर ये कि साहबजादा फरहान से अगर आपको करवानी पड़ेगी विकेट कीपिंग। अब इस सिचुएशन में जो टीम जो स्क्वाड है उसके हिसाब से मुझे यही कुछ आ रहा है समझ। खैर एनीवेज, पाकिस्तान को काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। हर दफ़ा ये होता है कि वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अल्लाह करे वो दिन भी आ जाए जब हमारे प्लेयर्स गलतियों से सबक सीख जाएं। तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स प्लीज़। और अगर स्पिन हो जाए, टर्न हो जाए तो दिमाग को ख़राब या हवास बाख्ता होने की ज़रूरत नहीं भाई। आपको इनिंग्स बिल्डअप करनी होती है, क्योंकि 170 रन ऐसे थे कि आपको इनिंग्स बिल्डअप करने वाला काम होता है, लप्पे मारने वाला काम नहीं होता। क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन आपके खेल रहे हैं, फ़खर और मोहम्मद हारिस, ये लप्पे मारने वाले प्लेयर हैं, ये इनिंग्स को बिल्डअप करने वाले नहीं है। बेसिकली आपको T20 फॉर्मेट में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर इनिंग्स बिल्डअप करनी है तो इनिंग्स बिल्डअप भी कर आना चाहिए, और जब लप्पे मारने का टाइम आए तो लप्पे भी मारें आप। यू हैव टू शो एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस। ये नहीं कि मैं सिर्फ लप्पे मार सकता हूँ, मेरा तो स्टाइल ही यही है, मैं सिर्फ इसी तरह खेलता हूँ। अरे भाई, तेरे बाकी क्रिकेट नहीं है, मैं तो इसी तरह खेलता हूँ। जब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम अगर सिचुएशन को रीड नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा तुम्हारे फिर पाकिस्तान टीम में होने का? फिर तो तुम्हारी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोहम्मद हारिस की। अपने गेम को इम्प्रूव करो भाई, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना सीखो। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जहाँ फील्डर खड़ा होगा वहीं शॉट मारेंगे लॉफ्टेड। फखर जमान को देखे, अब उसने बॉल बाहर कराई, मोहम्मद नबी ने जान के कराई थी कि वहां पे चूंकि गली पे फील्डर लिया होता और फखर ने वही अकड़ शॉट खेला, फील्डर को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया कैच। देखे हमारे बैट्समैन जो आउट होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस देकर आउट होते हैं। बहरहाल बासित अली साहब जैसे लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं यार कि ये जो एशिया की नंबर 2 टीम तो पाकिस्तान है, माना वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, लेकिन हमारी टीम को कोई बात है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। कल यूएई से मैच है पाकिस्तान का, दुआ करेंगे अल्लाह ताला यूएई से कल पाकिस्तान को जिता दे, क्योंकि हमारी टीम को तो हर वक्त दुआओं की जरूरत होती है। फिर वही कह रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। कोई भी टीम किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, ना कोई नंबर 1, ना कोई नंबर 2, ना कोई नंबर 3।